यस। सो बेसिकली हमारे लास्ट लेक्चर तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग कैसे करना होता है। उसके लिए भी हमने सारे इन्वेस्टमेंट्स को, अगर आपको याद होगा, हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज एंड वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज। जो फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज थी उसका हमने पूरा अकाउंटिंग देख लिया है कि परचेज करते वक्त क्या करना होता है, ओके। उसके बाद सेल करते वक्त क्या करना होता है, उसके प्राइजेस एक्स प्राइस कम प्राइस ऐसे डिनोट किए जा सकते हैं। अगर वैसे डिनोट किया तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, अकाउंटिंग कैसे होगा, ओके। एट द सेम टाइम कि परचेज की एंट्री, इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री, जब आप इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो सेल की एंट्री, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन की एंट्री और इंटरेस्ट अक्रूवल की एंट्री। सो ये सारे कंसेप्ट उससे रिलेटेड हमने फिनिश कर दिए हैं। उससे रिलेटेड हमने मॉड्यूल का एक क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक का भी एक क्वेश्चन किया था, ओके। सो आई होप यहाँ तक एब्सोल्युटली क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम, अगर आपकी वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी है जैसे शेयर्स, राइट, तो उसका अकाउंटिंग क्या करना है हम वो देखेंगे। अगेन सेम चीजें कि परचेज हुआ तो क्या, सेल हुआ तो क्या, उस पर इनकम मिली तो क्या करना है, प्लस उसमें और एक दो एक्स्ट्रा चीजें हैं तो वो भी डिटेल में देखेंगे एंड उस पर फिर सम सॉल्व करेंगे। एक बार वो हो गया, उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो मिक्स होंगे। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक कंपनी है या एक बिजनेस है जिसने दोनों खरीदा है, फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी एंड वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी, और हमें उनका अकाउंटिंग करना है, ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो वो हम सॉल्व कर पाएंगे जब हमें दो इंडिविजुअल कंसेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर होते हैं, ओके। तो हमारा चार्ट क्या है, बेसिकली चार्ट पे आ जाओ हमारे, जहाँ पे हम अकाउंटिंग का चार्ट बना रहे हैं, कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग है, ओके, ये हम दो पार्ट्स में उसके लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के अकाउंटिंग के लिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इनकम हम सारे इनकम्स को फिक्स्ड इनकम बेरिंग, हम सारी सिक्योरिटीज को फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज या वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज, सबको मेरी आवाज अटक रही है क्या, क्लियर है ना? जिनके उधर अटक रही है उनके उधर नेटवर्क इशू हो रहा है, प्लीज नेटवर्क चेक करो या एक बार एग्जिट करके वापस एंटर करो। बहुत प्रोबेबल है कि अगला आप ऑलमोस्ट 15 से 20 डेज आपके सारे लेक्चर्स ही ऑनलाइन होंगे, तो उसके वजह से प्लीज इन्वेस्ट इन गुड नेटवर्क और अटेंड लेक्चर्स फ्रॉम अ प्लेस वेयर देयर इज गुड नेटवर्क, राइट। अब फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज वाला पार्ट हम पूरा लिख चुके हैं, चार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज। एग्जाम्पल इज, हमने ये लिखा था इक्विटी शेयर्स, ओके। इधर तक सब क्लियर है, चार्ट कंप्लीट है, यस, ओके। चलो अब हम वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं परचेज के टाइम का। सी, वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने पहले लिया था। एक बंदा है ए नाम का, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने कुछ अराउंड 1 दिसंबर को शेयर्स खरीदे थे, ले लो रिलायंस के, ठीक है। अब एक दूसरा बंदा है, वो है बी। ए को शेयर्स बेचने हैं, बी को खरीदने हैं। तो बी बोलता है कि 1 अप्रैल को कि मुझे आपके शेयर्स खरीदने हैं, बाय करने हैं। मुझे बताओ, अगर आप ए हो और मैं बी हूं, तो आप सेल करते वक्त मुझसे कितने में सेल करोगे आपके रिलायंस का शेयर मुझे?
सोचोगे अगर आप ए हो और आप मुझे रिलायंस का शेयर बेच रहे हो, तो आप क्या सोचोगे और मुझे ये शेयर कितने में बेचोगे? सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? ओके, सो आंसर क्या आ रहा है कि जो जो भी उस दिन का प्राइस होगा। मैम ये शेयर तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो जो भी उस शेयर का प्राइस होगा हम वो प्राइस लेंगे। ओके, तो फिर अगर आपको याद होगा जैसे फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी में होता था। ओके, हम क्या बोल रहे थे? फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी में बंदा क्या बोलता था कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लूंगा, मैं जो मैं आपको डिबेंचर बेच रहा हूं मैं उसका पैसा लूंगा, प्लस मैं इंटरेस्ट का भी पैसा आपसे वसूल करूंगा, क्योंकि भाई मैंने पैसे उतने दिन के लिए लगाए हुए हैं लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला। तो वैसे वो ये कॉम्बो में मुझसे पैसे लेता था। सो वैसे ही आपको ऐसा लगता है क्या कि ए बोल पाएगा कि मेरे शेयर का प्राइस जो है तुम मुझे वो शेयर के लिए भी पैसा दो, प्लस मैंने शेयर ये पूरा 5-6 महीने पकड़ के रखा हुआ था, तो वो शेयर पे जो डिविडेंड मिलता है वो मुझे तो कुछ मिला नहीं है, तो आप मुझे डिविडेंड के लिए भी पैसा दे दो। ऐसा ए बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा? बताओ, सोचो। क्विकली आंसर्स चाहिए मुझे। हाँ, बी के ऊपर थोड़ी होता है। नहीं, सी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। ये जो बंदा अगर ऐसे बोलता है ना कि तुम मुझे इन्वेस्टमेंट के भी पैसे दो, मतलब वो शेयर्स के, और प्लस तुमने जैसे फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी में था, प्लस मेरे 5 महीने का डिविडेंड बनता है तुम वो भी दे दो, तो अगर वो ऐसे करने की कोशिश करेगा तो ये डिविडेंड की वैल्यू क्या है ना ये निकाल ही नहीं सकते। सी प्लीज अंडरस्टैंड, ए को बी को दुनिया को नहीं पता है कि रिलायंस डिविडेंड देने वाला है कि नहीं देने वाला है। जैसे हमने ये देखा था, डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी बोलती है कि हमने प्रॉफिट्स कमाए हुए हैं, हम ये प्रॉफिट्स हमारे ओनर को देंगे, ओके, लेकिन वो सोनली कंपनी पे होता है कि डिविडेंड पे करना है कि नहीं पे करना है इक्विटी शेयर्स वालों को, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं ये कंपनी का डिसीजन होता है, कितना परसेंटेज डिविडेंड देना है ये भी कंपनी का डिसीजन होता है, इसलिए तो इसे वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी बोला जाता है ना। कोई भी इंसान बोल नहीं सकता है कि ये कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं देगी, कितने रेट से देगी, पता ही नहीं है, क्योंकि प्रोबेबली जब ये साल खत्म होगा मार्च में, तो उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है ये पूरा प्रोसीजर आप लॉ में सीखोगे, प्लस अकाउंट्स में जब हम मॉड्यूल 2 में जाएंगे कंपनी अकाउंटिंग सीखेंगे, वहां भी हम भी डिटेल में डिविडेंड का पार्ट देखेंगे। यहाँ पे आपको समझना क्या है कि सी होता क्या है, जब साल खत्म होगा या साल के बीच में भी, पहले साल खत्म होने के बारे में बात करते हैं। सो यूजुअली जब साल खत्म होता है, कंपनी ने प्रॉफिट्स कमा लिए हैं, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं कि हम सोच रहे हैं कि हमने ना कमाया हुआ है प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट ये पैसों की हमें कंपनी में जरूरत नहीं है, हम ओनर्स को थोड़ा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचते हैं, प्रपोज करते हैं, और फिर जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, मतलब जो एक मीटिंग होगी शेयर होल्डर्स की, ओनर्स की, उसमें डिसाइड करते हैं वो शेयर होल्डर्स, अप्रूव करते हैं कि हाँ भाई डिविडेंड दे दो। लेकिन कहीं पे भी ये फिक्स नहीं होता है, कल रिलायंस साल खत्म हो गया, रिलायंस बोल रहा है हमें डिविडेंड नहीं देना है, तो आप ऐसे शेयर होल्डर उन्हें बोलने जा सकते हो क्या कि ऐसे कैसे, हमें तो डिविडेंड चाहिए 12% पे ही चाहिए, 15% पे ही चाहिए। अगर तुम ऐसे बोलने जाओगे तो रिलायंस क्या बोलेगा, तो फिर डिबेंचर खरीद लेते भाई। इक्विटी शेयर का तो कैरेक्टरिस्टिक ही ये होता है कि वो तो कंपनी पे डिसाइडेड होता है कि डिविडेंड देना है नहीं देना है, कब देना है, कितना देना है, यस और नो?
कंपनी डिसाइड करती है, करेक्ट? सो ना मुझे बताओ, ए जब शेयर बेच रहा है, एक ही सेकेंड ना, वैभव भी शायद से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, 1 मिनट देखते हैं हम। राइट, सो इस सिनेरियो में मुझे बताओ कि जब ए अपने शेयर्स बेच रहा है, किसको? बी को। तो ए बोल पाएगा क्या बी को कि रिलायंस के शेयर्स के लिए तुमने मुझे इतना पैसा देना चाहिए, प्लस मेरा डिविडेंड पे इतना अधिकार बनता है, तुमने वो देना चाहिए? बता पाएगा क्या ये ऐसा कुछ? नो। सो इस केस में क्या होता है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ए जैसे आप बोलोगे कि ए देखेगा कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में रिलायंस के शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, ओके, और उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि उतने प्राइस पे शेयर्स में बी को बेच दूंगा, और बी वो प्राइस पे खरीद लेगा। जब दोनों का प्राइस मैच हो जाएगा कि हाँ, ये बोलेगा मैं इतने में बेच रहा हूँ, बी बोलेगा हाँ मुझे वो प्राइस मंजूर है, मुझे खरीदना है, तो उस पर ट्रांजैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे डिविडेंड अलग से कैलकुलेट होके अलग से वसूल करना, ये होता ही नहीं है कंसेप्ट, क्योंकि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डू सो। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस। तो उस केस में मैम फिर होता क्या है? वेरी सिंपल, वेरिएबल इनकम बेयरिंग का इस बाबत में अकाउंटिंग बहुत सिंपल हो जाता है कि जो भी प्राइस होगी वो प्राइस बी को पे करनी पड़ेगी, और वो एंट्री मारेगा, बी के बुक्स में एंट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जितनी भी प्राइस पे वो खरीद रहा है, टू कैश ऑब्लिक बैंक। Because here we cannot specifically identify that how much amount are we paying for dividend, how much amount are we paying for the underlying investment. Here we just know that together we are paying this much amount for that Reliance share. और जब मार्केट में वो रिलायंस की शेयर की प्राइस डिसाइड होती है, तो ये सारी चीजें कंसिडर की जाती है कि कंपनी कितनी अच्छी है, क्या प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर में कितनी अच्छी चलेगी, क्या इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। ये सब चीजें ऑटोमेटिकली मार्केट में पकड़ के रिलायंस के शेयर का भाव डिसाइड होता है। तो बी बोलेगा भाई ये मेरी प्राइस है रिलायंस के शेयर की, बिकॉज इसमें किसी को भी नहीं पता भाई कि आपने डिविडेंड के लिए कितना पैसा दिया हुआ है, वी डोंट नो। सो हम डायरेक्टली एंट्री मार देगी, जो भी परचेज प्राइस होगी, एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? यस, तो चार्ट पे आ जाओ। सो परचेज करते वक्त आपकी एंट्री होगी, चार्ट में लिखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। एंट्री किस पे आएगी? परचेज प्राइस पे, जो भी प्राइस पे आपने परचेज किया है उस पे। और यहाँ पे हम एक एक्सप्लेनेशन भी लिख देते हैं कि इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स, determining amount paid for dividend at the time of purchase is very difficult as we do not know whether the company will pay dividend and at what rate.
क्लियर है क्या हमें? सो वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी के केस में जब भी हम वो इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे हम डायरेक्टली एंट्री मार देंगे परचेजेस अकाउंट सॉरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। करेक्ट? इसमें कोई झंझट ही नहीं है, जितने पैसे आप पे कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट के लिए पे कर रहे हो, बिकॉज नो बडी कैन टेल कि वो कंपनी डिविडेंड देने वाला है कि नहीं देने वाला है। तो हम सामने वाले को डिविडेंड के लिए कितना पैसा देंगे ये कुछ निकालने आता नहीं है। तो जो जितने भी आपने खरीदा वो आपके शेयर का प्राइस है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? लिख लो ये, एक ही सेकेंड और। सबका हो गया है लिख के? ओके। सो अभी आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, ठीक है, और आपने एंट्री मार ली इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने कब खरीदा रिलायंस का शेयर? आपने खरीदा 1 अप्रैल को। अब सब सपोज ऐसे हुआ आपने शेयर खरीदा, आपके पास पड़ा है शेयर, और 1 मई को कंपनी ने डिविडेंड दे दिया आपको। तब कंपनी ने डिसाइड कर दिया कि डिविडेंड देना है और कंपनी ने डिविडेंड दे दिया। सो बेसिकली अब हम ये देखेंगे कि डिविडेंड जब आपको रिसीव होता है तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। सो यहाँ पे चार्ट में लिखेंगे हम। सो आगे जाके आपको डिविडेंड रिसीव हुआ तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा। नौ पहले एकदम इंपॉर्टेंट बात, डिविडेंड की एंट्री आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब भी ही मारते हो। सो डिविडेंड इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन यू हैव राइट टू रिसीव द डिविडेंड। ओके, सो उसका मतलब क्या होता है कि डिविडेंड मिलने का आपका राइट है तभी डिविडेंड रिकॉर्ड होता है। समझा क्या इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे कि मैम जब मेरे पास शेयर है तो मेरे पास राइट टू रिसीव डिविडेंड है ही, तो वैसे नहीं होता है। उसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया और आपको पता है कि नाउ आपके पास शेयर है, ओके, और आपको वो डिविडेंड मिलने वाला है, नाउ वी नो दैट यू हैव राइट टू रिसीव द डिविडेंड। तो जब राइट टू रिसीव डिविडेंड होता है, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और आपको वो डिविडेंड मिलने का आपके पास अधिकार है, तब ही डिविडेंड रिकॉग्नाइज किया जाता है, वरना डिविडेंड को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाओगे नहीं। ओके, सो हम क्या लिखेंगे? डिविडेंड इज recognized only when right to receive the dividend is established. ओके, मतलब जब आप बोल सकते हो कि भाई हमें डिविडेंड मिलेगा, हमारा अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि कंपनी ने डिक्लेयर भी किया है और हमारे नाम पे शेयर है, मेरा पूरा अधिकार है, मुझे डिविडेंड मिलना ही चाहिए। आई हैव नाउ राइट टू रिसीव द डिविडेंड। जब ये होगा तभी डिविडेंड का अकाउंटिंग होता है। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? Yes? Okay. So whenever you will have or when the right to receive the dividend can be established, only at that time we will recognize dividend. अब डिविडेंड का अकाउंटिंग करना कैसे है? ओके, डिविडेंड का अकाउंटिंग करते वक्त आप एक्चुअली पूछोगे कि whether the dividend belongs or relates to the period prior to the purchase of shares, या फिर ये क्या है मैं बताती हूँ, या फिर डिविडेंड बिलोंग्स टू द पीरियड
पोस्ट द परचेज और आफ्टर द परचेज ऑफ शेयर्स। मैम मतलब क्या? देखो, ये ऊपर वाला ही हमारा एग्जाम्पल लेते हैं। ये बी ने 1 अप्रैल को शेयर खरीदे थे रिलायंस। ओके, अब क्या हुआ? मैंने बोला 1 मई को कंपनी ने, रिलायंस ने आके अनाउंस कर दिया कि हमने डिसाइड किया है कि जो हमारा पिछला साल था विच वाज, इधर मैं ईयर भी लिख लेती हूँ, सपोज दिस इज 2020। तो कंपनी ने आपके अनाउंसमेंट कर दी कि हमारे जो लास्ट ईयर था दैट इज 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, इस पीरियड से रिलेटेड, इस पीरियड के जो हमने प्रॉफिट्स कमाए हैं हम आपको उसमें से डिविडेंड देने वाले। हमने बोला भाई अच्छा है कि हमने अप्रैल में ही शेयर खरीदा था। आप बोलोगे कि मैम अभी देखो ना, वो ए के पास भी शेयर्स थे ना, उसने भी तो शेयर्स 3-4 महीने के लिए पकड़े थे, और ये डिविडेंड तो क्या है, पिछले साल जो है अप्रैल 19 से मार्च 20, इस साल का जो प्रॉफिट हुआ है ये वो प्रॉफिट बांटा जा रहा है। तो मैम आपको नहीं लगता क्या कि ए को भी कुछ मिलना चाहिए था? हाँ, मिलना चाहिए था, क्योंकि उसके पास भी शेयर था तभी। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, हमें किसको पता था क्या कि ये डिविडेंड रिलायंस देगा? हमें कुछ पता ही नहीं था। तो आप बोलोगे मैम क्या ए का नुकसान हुआ? सी, ए का नुकसान नहीं होगा, हम बोलेंगे क्यों? क्योंकि जब ए ने बी को शेयर बेचा होगा ना, तो जो वैल्यू पे शेयर बेचा है ना, ये वैल्यू में कहीं ना कहीं कंपनी ने पिछले साल प्रॉफिट कमा रहा है, ये ध्यान में रख के ही रिलायंस के शेयर की प्राइस डिसाइड होती है। सो जब रिलायंस की प्राइस मार्केट में डिसाइड होती है तो रिलायंस ने पिछले साल में प्रॉफिट कमाया है, ये सब चीजें पकड़ के ही रिलायंस की प्राइस डिसाइड होती है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ए का कुछ नुकसान हुआ होगा क्योंकि यार ये कंपनी ने डिविडेंड बाद में दिया और ए तो कभी था ही। प्रोबेबली जब ए ने बी को शेयर बेचा होगा तो वो रिलायंस के शेयर की प्राइस में ही ये कहीं तो कमाया हुआ प्रॉफिट का एलिमेंट कंसिडर हो गया हो। हाँ, लेकिन ए को कोई भी हालत में वो डिविडेंड तो मिलेगा नहीं, और ए ना मांगने आ सकता है, बिकॉज ये किसी को भी नहीं पता था कि रिलायंस डिविडेंड देगा। अब 1 मई को जिसके पास वो शेयर है उसका अधिकार है डिविडेंड मिलना, जो कि यहाँ पे बी है। ओके, इधर तक क्लियर? या भी मैंने जो भी बोला उसमें कुछ डाउट है? बताओ जनता, क्लियर कि नहीं? क्लियर? ओके, चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो बी को 1 मई, बी के पास तो शेयर था 1 मई को, और बी को अभी डिविडेंड मिलेगा। अब क्या हो गया है, दिस डिविडेंड एक्चुअली रिलेट्स टू द पीरियड प्रायर टू द एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स। मतलब ये डिविडेंड उस साल के प्रॉफिट्स में से दिया जा रहा है जो साल, मतलब दैट ईयर और दैट पीरियड इज बिफोर द डेट ऑफ परचेज। टाइमलाइन ड्रॉ करो। ये है 1 अप्रैल 19, ये साल खत्म होता है 31 मार्च 20 में। आपने शेयर खरीदा 1 अप्रैल, डिविडेंड मिल रहा है यहाँ के 1 मई पे। अब आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है, आप पूछोगे कि ये डिविडेंड कौन से पीरियड को रिलेट करता है, ये कौन से साल के प्रॉफिट में से दिया जा रहा है? तो आपको समझता है कि ये प्रॉफिट दिया, ये डिविडेंड दिया जा रहा है, इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ दिस ईयर। तो आप पूछोगे कि मतलब जब हमने शेयर्स खरीदे, क्या ये उसके पहले का पीरियड है या उसके बाद का? मुझे बताओ, पहले का पीरियड है या बाद का? पहले का पीरियड है, राइट? प्रायर है ना, हमने शेयर खरीदे उसके पहले के पीरियड से रिलेट करता है ये डिविडेंड। ओके, तो ये पहले का पीरियड का है। अब मुझे बताओ, डिविडेंड से सिंपल लॉजिक लगाओ। डिविडेंड का मतलब होता है जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट बांटा जा रहा है। अब सच बताओ कि क्या 1920 में क्या आप वो कंपनी के ओनर थे क्या? नहीं। अगर आप ओनर थे नहीं तो क्या वो कंपनी के प्रॉफिट जो है
वो आपकी इनकम है। इनकम कब बोलेंगे वो? जब आप वो कंपनी के ओनर थे तब आप बोलोगे कि वो कंपनी के प्रॉफिट पे मेरा अधिकार है। लेकिन 1920 में आप ओनर ही नहीं थे। तो अगर आप ओनर ही नहीं थे तो ये जो डिविडेंड है या ये जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, क्या वो आपकी कमाई माना जा सकता है? नो, लॉजिकली नो। सो मैम लेकिन फिर हम इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सो इसका अकाउंटिंग ऐसे किया जाता है कि अगर आपको डिविडेंड उस पीरियड के लिए मिल रहा है जो पीरियड के में आप शेयर होल्डर थे ही नहीं, so that dividend actually relates to the period which is before the date of purchase of share. Okay, then it means कि वो dividend is not your income. तो क्या करना चाहिए? तो वो जो डिविडेंड आपको मिला है, हम बोल सकते हैं कि आपने जो शेयर खरीदा, ओके, वो शेयर की कॉस्ट आपको थोड़ी सी वापस मिल गई। अगेन मैं लास्ट वाला पॉइंट वापस बता रही हूँ कि ये जो डिविडेंड आपको मिला है आपकी वो कमाई है ही नहीं, क्योंकि आप ओनर नहीं थे तो वो प्रॉफिट आपका है ही नहीं, वो आपकी कमाई है नहीं। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि हमने रिलायंस का शेयर खरीदा, जब खरीदा तो हमने एंट्री मारी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमें कुछ कंपनी से प्रॉफिट मिल गया है, ओके, हमें कंपनी से कुछ पैसे मिल गई है जो एक्चुअली हमारी कमाई ही नहीं है। तो हम बोलेंगे इसका मतलब हमें रिलायंस का शेयर थोड़ा सस्ते में पड़ गया, हमारा कॉस्ट रिकवर हो गया। यस और नो? Yes, so if dividend relates to the period which is prior to the date of acquisition of the investment, it should be treated as recovery of the cost. It should rather be treated as कि आपने जो रिलायंस का शेयर खरीदा जो प्राइस पे, जो कॉस्ट पे, वो कॉस्ट आपकी थोड़ी रिकवर हो गई, क्योंकि कमाई तो ये आपकी है ही नहीं। सो इन दैट केस आप क्या करोगे? हम चार्ट में लिखेंगे कि दिस इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट, और इसकी एंट्री क्या मारनी चाहिए? इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिविडेंड बैंक में आएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कॉस्ट कम कर रहे हो आप, लिखो ये चार्ट में। स्क्रीन का देख पा रहे हो ठीक से? हाँ, क्लियर है क्या? पक्का जाना है आगे? लिख के हो गया है? लिख लो लिख लो। चलो, आई होप लिख के हो गया होगा। ओके, अब देखते हैं कि आपने नेक्स्ट सिनेरियो केस 2, आपने शेयर परचेज किया था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020। आपको कंपनी से डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, ओके, और आपके नाम पे तभी शेयर था, तो यू हैव राइट टू रिसीव द डिविडेंड, तो आप उसका एंट्री मारो। कंपनी ने ये डिविडेंड डिक्लेयर किया और आपको मिलने वाला है ये, लेट्स से 1 सितंबर को, और कंपनी ने बताया हुआ है कि ये जो डिविडेंड है
ये इंटरिम डिविडेंड है, दिस इज इंटरिम डिविडेंड। मैम ये क्या वर्ड यूज कर रहे हो, हमको नहीं पता ये क्या होता है इंटरिम डिविडेंड। सी यूजुअली क्या होता है, जब पूरा साल खत्म हो जाता है, कंपनी को एक बार पता चल जाता है कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो साल खत्म होने पे यूजुअली कंपनी साल खत्म होने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर करती है कि भाई ये साल खत्म हो गया, हमारा इतना प्रॉफिट है और हमें इतना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो उसे बोला जाता है फाइनल डिविडेंड। ओके, सो उसे बोला जाता है फाइनल डिविडेंड। लेकिन अगर कंपनी साल चालू है, अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, अभी तक साल चल रहा है, पूरे साल भर का प्रॉफिट कितना है अभी तक वो कुछ भी नहीं निकला, साल चालू है, लेकिन कंपनी अगर साल के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। ओके, इसके थोड़े टेक्निकल डेफिनेशंस होते हैं जो आप लॉ में पढ़ोगे कि फाइनल डिविडेंड का डेफिनेशन, इंटरिम डिविडेंड का डेफिनेशन, ये आप कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे लॉ में, तो वहां पे टेक्निकल डेफिनेशंस कवर हो जाएंगे। ये सिंपल अभी ये चैप्टर समझने के लिए हमारे। ओके, तो कंपनी अगर साल के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है कि अभी तक वो साल खत्म नहीं हुआ बट उस साल से रिलेटेड डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करता है, तो उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ओके, तो कंपनी क्या बोलता है कि ये इस साल का ही डिविडेंड है, वो बोलते हैं कि इस साल में जो हमने पहले 5-6 महीने में जो भी प्रॉफिट्स कमाया हुआ है, दिस डिविडेंड एक्चुअली रिलेट्स टू दिस पीरियड। अब बताओ क्या ये डिविडेंड पे आपका अधिकार है क्या, अधिकार इन द सेंस कि क्या वो आपकी कमाई है क्या। 1 अप्रैल को आपने शेयर खरीदा 2020, 1 सितंबर को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और बोल रहे हैं कि भाई इसी साल का ये डिविडेंड रिलेट करता है, सो क्या ये आपकी कमाई है? यस, यस, व्हाई नॉट। 1 अप्रैल को आप शेयर होल्डर थे, आप ओनर थे, अगर आप ओनर हो, आप इस साल में ओनर बने हो, तो इस साल के प्रॉफिट्स पे आपका अधिकार है। So simple, if dividend relates to the period after the acquisition of the shares, शेयर्स खरीदने के बाद का जो पीरियड है, अगर वो पीरियड से वो डिविडेंड रिलेट करता है तो वो आपकी कमाई है, व्हाई नॉट। आप शेयर होल्डर हो, वो प्रॉफिट पे आपका अधिकार है, तो तब जब आपको वो डिविडेंड मिलता है, आपकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट to dividend account, nominal account, credit all incomes and gains. Are we absolutely clear about this logic? लिख लो ये भी। हो गया, लिख के जाना है आगे। यस, सो वेरी सिंपल, जब भी आप इक्विटी शेयर्स खरीदोगे तो आपकी एंट्री आ जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, क्यों? क्योंकि तभी हमें नहीं पता है कि भाई हमने डिविडेंड के लिए कुछ पे किया है कि नहीं। बाद में अगर आपको डिविडेंड रिसीव होता है तो सबसे पहले डिविडेंड तभी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे व्हेन राइट टू रिसीव द डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड, दैट इज व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड यू हैव द राइट टू रिसीव दैट डिविडेंड, तो ही वो इनकम में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रिकॉग्नाइज करते वक्त आपको ये देखना है कि डिविडेंड कौन से पीरियड से रिलेट करता है। जब आपने शेयर खरीदा है, अगर उसके पहले के पीरियड का वो डिविडेंड है तो वो आपकी इनकम ही नहीं है, क्योंकि ना तब आप थे शेयर होल्डर तो ना ये आपका प्रॉफिट। तो रैदर ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपने जो शेयर खरीदा उसके कॉस्ट रिकवर हो गया थोड़ा सा, तो आप एंट्री मारोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट।
लेकिन अगर आपको डिविडेंड मिला है जो उस पीरियड से रिलेट करता है, ओके, जो पीरियड आता है आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स, मतलब ये आपका अधिकार है, आप शेयर होल्डर थे तो प्रॉफिट पे आपका अधिकार है, आप इनकम हो, मतलब वो आपकी इनकम है, तो आप एंट्री क्या मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। ओके, सो इधर तक एब्सोल्युटली क्लियर? शैल वी गो अहेड? यस, सो ये पूरा बात हो गया रिगार्डिंग परचेज ऑफ वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज एंड डिविडेंड। अब इनके सेल पे क्या एंट्री मारी जाती है ये भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्पोजल। अगेन सेल भी एकदम सिंपल है। जब आप शेयर बेचोगे तो बेचते वक्त अगेन आपको पता ही नहीं है ना कि आप इसमें डिविडेंड के लिए कुछ अलग से ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। आप तो टोटल शेयर के लिए एक प्राइस ले रहे हो, बिकॉज आप निकाल ही नहीं सकते हो कि भाई हमें डिविडेंड मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, और कितना मिलेगा, तो हम डिविडेंड के लिए कितना वसूल करेंगे, तो हम जो शेयर बेच रहे हैं उसमें डिविडेंड कितना है, ये जनरली पता ही नहीं होता है। तो शेयर बेचते वक्त भी डायरेक्ट एंट्री क्या आएगी, योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर कट, जो भी पैसे मिले वो शेयर के लिए मिले हुए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें हमें डिविडेंड के लिए कुछ वसूल किया, नो वी डू नॉट नो, सो उसे अलग से रिकॉर्ड करना चाहिए, भाई पता ही नहीं है कितना है तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सो आर वी एब्सोल्युटली क्लियर इधर तक? यस, ओके, सिर्फ यहाँ पे एक नोट लिख देंगे हम, that if at the time of sale we can clearly calculate the amount collected for dividend, then entry will be as follows। हाँ, अगर कोई रेयर केस में शेयर बेचते वक्त आपको क्लियरली पता है कि आप शेयर के लिए कितना पैसा ले रहे हो और आप डिविडेंड कितना वसूल कर रहे हो, ओए कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर आपको, तो उस केस में आपकी एंट्री कैसे आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल आप जितने भी पैसे सामने वाले से लोगे वो बैंक अकाउंट में डेबिट होंगे, डेबिट द रिसीवर। टू, आप जितने भी, आपको क्लियरली पता है कि आप शेयर्स के लिए कितने पैसे ले रहे हो, तो आप शेयर्स के लिए जितने पैसे ले रहे हो वो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और आप क्लियरली जो डिविडेंड के लिए पैसा ले रहे हो वो डिविडेंड तो आपकी कमाई होती है, तो उतना अमाउंट आपको डिविडेंड अकाउंट में डालना पड़ेगा इनकम करके, सो टू डिविडेंड अकाउंट। So in that case your entry will be bank account debit to investment account to dividend account. This entry is rare and it comes only when you can clearly make out that how much amount you are collecting for dividend. Is this clear? कुछ डाउट है तो पूछो। नो डाउट, लिख के हो गया है क्या देख लो। यस, सबका सी, ये चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम टेस्ट लेंगे, जैसे फाउंडेशन में आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट होती थी वैसे इंटर में भी होने वाला है, तो जब हम टेस्ट लेंगे तब रिवीजन के वक्त ये फटाफट चार्ट जब करोगे तो चार्ट से पूरा रिवाइज हो जाएगा, और चार्ट प्रिंटेड नहीं है, आप आपके हाथ से लिख रहे हो, क्योंकि वो एक बार आपको पता चले कि हाँ जब आप लिखते हो आप समझ समझ के लिखते हो, तो एक बार क्लास में ही रिवाइज हो जाए, उसके बाद एग्जाम के वक्त
जो हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट होगी उसमें रिवाइज हो जाएगा वो। आप आपके नोट्स बना सकते हो और उसमें आपको कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो। तो ये हम रिविजन मटेरियल बना रहे हैं, क्योंकि सी सिलेबस बहुत वास्ट होता है और एग्जाम के एक दिन पहले चीज़ें क्विकली रिवाइज होनी चाहिए और कुछ छूटना नहीं चाहिए। सो आई होप आप चार्ट भी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हो। ओके ना, ये पूरी बात हो गई कि अगर हम वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज परचेज करते हैं तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है या डिविडेंड जब रिसीव होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, एंड जब ये शेयर्स इक्विटी शेयर्स बेचे जाते हैं तो एंट्री क्या होती है। ओके अब एक नए कंसेप्ट पे आते हैं, फ्रेश कंसेप्ट। ये चार्ट का पार्ट नहीं है, हमारा चार्ट खत्म हो गया। आप नए पेज पे लिख सकते हो, it's a complete new concept of bonus shares। क्या कभी किसी ने न्यूज़ चैनल अगर आप देखते होंगे, ओके फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल्स, तो उसमें बोनस डिक्लेयर हुआ या कंपनी ने बोनस शेयर्स दिए, कभी ये सुना है क्या? यस yes। किसको पता है क्या कि ये क्या होता है, ये बोनस शेयर मिला? ओके मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ो, वेरी इंपॉर्टेंट। डू रीड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। ये पढ़ो कि कौन सी कंपनीज खुल रही है, नहीं कौन से स्टार्टअप्स आ रहे हैं। हमें पता है, हम लोग फाउंडेशन में भी पढ़ते थे, रोज एक न्यूज़ डिस्कस करते थे। कंटिन्यू करना है क्या रोज एक न्यूज़ डिस्कस करना, जैसे फाउंडेशन में करते थे फाइनेंशियल न्यूज़? यस करेक्ट आंसर आया है, एक्स्ट्रा शेयर विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। करूंगी मैं एक्सप्लेन। सो प्लीज न्यूज़ पढ़ो। लगा तो हम रोज एक 5 मिनट फाइनेंशियल न्यूज़ डिस्कस करेंगे। यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, कौन से नए कंपनीज खुल रहे हैं, फंडिंग्स कहाँ पे हो रही है, कंपनीज का बिजनेस क्या होता है, बोनस क्या होता है, शेयर प्राइस कैसे होती है, शेयर्स खरीदे कैसे जाते हैं, बेचे कैसे जाते हैं। यू शुड नो ऑल दिस। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट बोनस शेयर्स क्या होता है। सी सपोज एक कंपनी है, लेट्स से इन्फोसिस ले लो। ओके अब ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हुआ है, सो पिछले सालों में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया हुआ है। अब सी क्या होता है कि कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी को चाहिए तो कंपनी ये प्रॉफिट जो है इस पर अधिकार है शेयर होल्डर्स का, तो कंपनी ये प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बांट सकती है। लेकिन एक्चुअली कंपनी क्या बोल रहा है कि यार ये पैसे मैं शेयर होल्डर में बांट दूं, लेकिन नहीं बांटने। क्यों? क्योंकि कंपनी को लग रहा है कि कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है, कंपनी और बढ़ा सकती है, एक्सपांशन हो सकता है, तो कंपनी को खुद को ही ये पैसे लगने वाले। तो कंपनी बोलेगा कि यार अब ये प्रॉफिट तो कमाया हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट बांटना नहीं है, ये ओनर्स के हाथ में देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये एज अ कंपनी ये पैसा यूज करके, ये ओनर्स का पैसा है हम मानते, लेकिन ये पैसा यूज करके और नई इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज खोल सकते हैं। ओके हमारा बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं, जोग्राफिकली एक्सपांड कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज एक्सपांड कर सकते हैं, तो उसके लिए ये पैसे लगेंगे। तो कंपनी को ये पैसे बिजनेस में ही रखने हैं, लंबे समय तक उनको चाहिए ये पैसे, क्योंकि क्या मतलब बनेगा ना, वरना आप ऐसे बोलोगे कि लो लो ओनर्स ये पैसे ले लो, और फिर जब आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे लगेंगे वापस लोगों को बोलोगे प्लीज हमें पैसे दो ना, क्यों करना है ये। सो कंपनी ने डिसाइड किया है कि ये प्रॉफिट उन्हें लंबे समय तक चाहिए और ये प्रॉफिट बिजनेस में ही रखना है। ओके लेकिन एक साइड पे उन्हें से लगता है कि शायद से शेयर होल्डर्स को ये भी लगता होगा कि यार बाकी की कंपनीज तो प्रॉफिट बांट रही है, हमें प्रॉफिट मिल नहीं रहा है। सो शेयर होल्डर्स शुड फील दैट दे आर आल्सो गेटिंग समथिंग एंड दिस अमाउंट शुड स्टे इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज व्हाई इन्फोसिस कैन डिसाइड, वो क्या सोच सकती है कि हम क्या करते हैं कि ये प्रॉफिट को हम यूज करेंगे किस चीज के लिए, मतलब अगर हमें ये पैसा हमारे बिजनेस में ही रखना है
इन्वेस्टेड, तो हम ये पैसे को हमारा कैपिटल बना देते हैं। आप कैपिटल ही बनाने की बात कर रहे हो ना, क्योंकि आप यही बोल रहे हो कि ये पैसा बिजनेस में ही रखना है और इससे बिजनेस बढ़ाना है, तो क्या ये कैपिटल नहीं हो गया मतलब इन शॉर्ट? यस, बस ये बाकायदा कैपिटल नहीं दिख रहा है क्योंकि ये प्रॉफिट है। ये शेयर कैपिटल से आया हुआ पैसा नहीं है, ये प्रॉफिट से आया हुआ पैसा है, लेकिन आपको ये बिजनेस में रखना है। तो आप ये कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट दिस प्रॉफिट इनटू कैपिटल। आप ये प्रॉफिट को कैपिटल बना सकते हो। कैसे? ओके, सी ये प्रॉफिट देयर इज, इसका पूरा अकाउंटिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होता है ये हम देखेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ये मॉड्यूल 2 में एक डेडिकेटेड चैप्टर है। ओके, यहाँ पे हमें क्या बोलना है कि जब ये बोनस शेयर्स इन्वेस्टर को मिलते हैं तो इन्वेस्टर के बुक्स का अकाउंटिंग हम देख रहे हैं, कंपनी के बुक्स का अभी नहीं। बट शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बिना कंसेप्ट नहीं समझेगा आपको, कि कंपनी बोलती है कि ये जो प्रॉफिट है ये हम हमारा कैपिटल बना रहे हैं। अब ये ऐसा कैसे कैपिटल बनेगा? बताओ कैसे बनेगा ये कैपिटल? ओके, सो ये कैपिटल कैसे बनता है, मैं नहीं एक्सपेक्ट करती किसी को आएगा ये आंसर, क्योंकि नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन आई वाज जस्ट ट्राइंग, किसी को पता होगा तो। कंपनी बोलती है अपने शेयर होल्डर्स को कि शेयर होल्डर्स हम आपको शेयर्स देंगे नए। ओके, आप सब शेयर होल्डर्स हो, मैं कंपनी हूँ, तो मैं इन्फोसिस हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं आप सब लोगों को नए शेयर्स दे रही हूँ। आप बोलोगे भाई हमको नहीं चाहिए, हमको और पैसा देना पड़ेगा आपको, और मैं बोलूँगी नहीं नहीं पैसा नहीं चाहिए, फ्री में ले लो शेयर्स। आप तो खुश हो जाओगे, फ्री में कौन, किसको नहीं अच्छी लगती चीज़। बट दिस इज नॉट कि फ्री में मिल रहा है, मैं आपका जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं वो प्रॉफिट को ही आपका कैपिटल बना दूंगी। मैं बोलूंगी कि मैंने लोगों को शेयर्स दिए, ओके, और मैंने जो लोगों को शेयर्स दिए उसका पैसा इन्वेस्टर से नहीं आया, तो कहाँ से आया? जो प्रॉफिट पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने वो प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में। मैंने बोला मैंने लोगों को शेयर्स दिए और जो पैसे आए हुए हैं वो कहाँ से आए, तो ये जो मेरा प्रॉफिट पड़ा हुआ था वही प्रॉफिट मेरा शेयर कैपिटल बन गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वापस बताओगे क्या? हाँ, सी इसमें क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात, यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि आपका प्रॉफिट मेरे पास पड़ा हुआ है कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट में, रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट बोल सकते हैं हम, 100 रुपए। ठीक है, अब सपोज ये एक ही शेयर होल्डर है मेरे बिजनेस में, या चलो दो शेयर होल्डर्स है मेरे बिजनेस में, मोहम्मद है और सलोनी है, सपोज दोनों के पास ऑलरेडी एक एक शेयर है। तो मैंने एज ए कंपनी क्या बोला इन दोनों को कि मैं तुम दोनों को प्लस एक एक शेयर और देती हूँ, तुम मुझे इसके पैसे मत दो। ओके ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी बता देती हूँ, बोनस शेयर्स के और एक बार रिवाइज कर लेंगे। कंपनी के मेरे बुक्स में इसकी एंट्री क्या होगी? अब अगर मैंने किसी के नाम पे शेयर्स किए हैं तो शेयर्स दिए हैं मतलब कैपिटल हो गया वो, सो मेरे बुक्स में एंट्री आएगी 2 शेयर कैपिटल। करेक्ट, एक शेयर की फेस वैल्यू 50 रुपए, सपोज 50 रुपीज फेस वैल्यू, तो मेरा शेयर कैपिटल कितने से बढ़ गया? 100 रुपए से। यस और नो? यस मैम। यस। अब कैपिटल बढ़ा तो बदले में कैसे बढ़ा भाई, कहाँ से आएंगे पैसे? बैंक में कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नो। तो कंपनी क्या बोल रही है कि ये जो प्रॉफिट पड़ा हुआ था प्रॉफिट अकाउंट में, वो मैंने आपका कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में। ओके, सो एंट्री आएगी ये, सपोज आपका जो भी अकाउंट होगा वो, जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट होगा, सो वो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 100 टू शेयर कैपिटल 100। इस वे से जो कंपनी के पास आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ था रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट में, ओके, वो प्रॉफिट मैंने कन्वर्ट करके कैपिटल बना दिया। और कैपिटल कैसे हुआ? आपके नाम पे शेयर्स हो गए, आपको उसका एक भी रुपया देना नहीं पड़ा, और कंपनी ने कैसे दिखा दिया कि हमारा कैपिटल बढ़ गया। पैसे कहाँ से आए? तो वो जो प्रॉफिट दिख रहा था वो अभी प्रॉफिट नहीं है, वो कैपिटल है, तो प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया कैपिटल, और उस तरीके से आपको शेयर्स मिल गए, आपको कुछ पैसा भी नहीं देना पड़ा। सो ऐसे लगता है, बोलने के लिए लगता है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे,
लेकिन ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिले, क्योंकि आपका ही प्रॉफिट इस्तेमाल करके आपका कैपिटल बढ़ा। समझा आप लोगों को? यस मैम। यस। सो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग था। अभी हमें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग देखना है। मतलब हमें इन्फोसिस की बुक्स का अकाउंटिंग नहीं देखना है, उसके लिए डेडिकेटेड चैप्टर है, उसमें आएंगे हम। मैंने अभी बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। हमें देखना है कि मोहम्मद और सलोनी एज इन्वेस्टर्स, उनके बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होता है। सो बोनस शेयर का कंसेप्ट क्या होता है? सो कंपनी हैज प्रॉफिट्स। नाउ कंपनी wants to keep this profits in its business for a longer period of time, because it can use this money for its expansion. It has need for that money. So the company decides कि ये पैसा हमें बिजनेस में रखना है. We do not want to give this to our owners as dividend. But then owners should also not feel that they are not getting anything. So that is why what is done is company gives shares to the investors, to the shareholders, to the existing shareholders. और कंपनी उन्हें बोलता है कि ये शेयर्स लो, दिस आर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी पैसा हमें इसके बदले में देना नहीं है। और कंपनी अपने बुक्स में शेयर कैपिटल बढ़ गया ऐसे दिखाता है, क्योंकि कंपनी ने अगर शेयर्स दिए हैं तो कैपिटल तो बढ़ाना दिखाना पड़ेगा। लेकिन डेबिट साइड पे कंपनी को बैंक से कहीं भी पैसे नहीं आए होते। कंपनी बोलता है ये जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है उधर के पैसे हमने यूज करके उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। So this process is also known as capitalization of profits. क्या बोला जाता है इसे? Capitalization of profits. Are we absolutely clear कि बोनस का कंसेप्ट क्या होता है, बोनस शेयर का? यस मैम। यस। अब हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग देखते हैं। ये तो हम कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। लेट्स थिंक, क्योंकि इस चैप्टर में हमें इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग देखना है, तो हम सोचते हैं कि मोहम्मद और सलोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है। इनको एक एडिशनल शेयर मिल रहा है +1, दोनों को एक एक, राइट। सो इन्वेस्टर्स को एडिशनल शेयर मिल रहा है। अब बताओ कि इसके बदले में क्या इन्वेस्टर्स के जेब से कुछ जा रहा है? नहीं मैम। क्या इन्वेस्टर को एडिशनल कुछ पैसा देना पड़ रहा है? नहीं। तो इनके बुक्स में क्या अकाउंटिंग एंट्री करूं मैं? सी, मुझे ये तो दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास एडिशनल शेयर्स है। हाँ, मेरे पास क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गई है, ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैं ऐसी एंट्री मारती हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ओके, सो मैं क्या एंट्री मार रही हूँ? डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। लेकिन जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होता है? पहली बार इन्वेस्टमेंट किस पे रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट पे। कितना कॉस्ट है मोहम्मद के लिए बताओ? 50। उसने दिया है क्या जेब में से? नहीं। लेकिन रिजल्ट्स तो गया ना। क्या? रिजल्ट्स में जो कुछ मिलना था वो तो गया ना। बट वो तो हम कभी अकाउंट ही नहीं करते, वो तो शेयर प्राइस चेंज होती है उसके वजह से। हाँ, लेकिन वो तो ओनर के लिए होता है रिजल्ट। करेक्ट है। इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि मैम मेरे ही प्रॉफिट्स थे, वो प्रॉफिट्स पे मेरा अधिकार था, अल्टीमेटली मेरा ही प्रॉफिट्स कैपिटल हुआ है। तो एक्चुअली देखा जाए तो मोहम्मद बोल रहे हैं मैम मेरे पैसे लग रहे हैं क्योंकि मेरा ही प्रॉफिट ये लोग यूज कर रहे हैं। ओके, लेकिन मोहम्मद टेक्निकली अभी तुम्हारे जेब से कुछ जा रहा है क्या? वो प्रॉफिट तुम्हें मिलने वाले थे, इसका अकाउंटिंग एंट्री तुमने कहीं किया था क्या? जब कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है तो तुम एज अ शेयर होल्डर, एज अ ओनर बताते हो क्या कि तुमने प्रॉफिट कमाया है? नहीं। तो जब तक कंपनी वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती तब तक तुम नहीं दिखाते हो वो कमाई है, करेक्ट? सो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ये शेयर्स तुम्हारे नाम पे हुए हैं, क्वांटिटी ज्यादा हुई है, लेकिन वैसे देख रहे हो तो तुम्हारे लिए कॉस्ट क्या है? 0, क्योंकि अभी तुम्हारे जेब से कुछ नहीं गया है। यस और नो एवरीबडी? यस मैम। यस। और वैसे भी अगर आप तुम ऐसे दिखा भी देते थे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैम 50 दिखाओ, क्योंकि ना मेरी 50 कॉस्ट है, मेरा प्रॉफिट का हिस्सा उधर का कम हुआ है,
तो तुम क्रेडिट किस चीज को देते थे? तुम्हें ये भी दिखाना पड़ता था, फिर तुम्हें वो कंपनी के प्रॉफिट में कुछ हिस्सा है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं दिखाते हम। क्योंकि प्लीज एकदम सिंपल समझो, अभी हमने देखा हुआ है कि जब मोहम्मद शेयर खरीदता है तो एंट्री आती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो मोहम्मद वो प्रॉफिट कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। जब तक कंपनी बोलती नहीं है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद को, शेयर होल्डर को दिया जाएगा और उसका अधिकार है वो रिसीव करना, तब तक वो प्रॉफिट एज अ इनकम कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है। मैम फिर आप क्रेडिट किसको देंगे? दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि कॉस्ट कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए। देयर इज नो कॉस्ट, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग आउट ऑफ योर पॉकेट, देयर इज नो कॉस्ट। वो कंपनी के बुक्स में हाँ तुम्हारा ही प्रॉफिट, तुम्हारा कैपिटल कन्वर्ट हुआ, वो अलग बात है, लेकिन अभी फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर तुम देखते हो तो तुम्हारी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, तो देयर इज नो कॉस्ट। रिकॉर्ड कैसे करें? इन्वेस्टमेंट ये तो आया, शेयर्स तो आया। राइट, शेयर्स आए हैं, लेकिन दैट इज करेक्ट, नंबर ऑफ शेयर्स इज इंक्रीज बट देयर इज नो कॉस्ट, एंड दैट इज वाई जब बोनस इशू होता है तो उस केस में जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो आपको याद है हम नंबर कॉलम बनाते हैं, यस तो जब मोहम्मद को बोनस शेयर मिलेंगे तो मोहम्मद यहाँ पे लिख देगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में टू बोनस शेयर्स 1। देयर इज नो जर्नल एंट्री, ये लिखने के लिए, समझने के लिए सिर्फ टू बोनस शेयर लिखा जाता है और क्वांटिटी सिर्फ बढ़ाई जाती है। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कुछ नहीं बढ़ाई जाती है, क्योंकि मोहम्मद की कॉस्ट कुछ बढ़ी है ही नहीं, उसने और कुछ पैसे नहीं डाले ये खरीदने के लिए, सो इधर जीरो आता है, यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत होती नहीं है। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? सो जहाँ पे आपने लिखा है बोनस शेयर्स, आप उसके नीचे लिख सकते हो बोनस, इन केस ऑफ बोनस शेयर्स the shareholders receive new shares at no cost okay, therefore when an investor receives bonus shares, he or she increases the quantity of shares held by making an or by recording the number of bonus shares received by recording the number of bonus shares received in the number column of investment account. फुल स्टॉप। एक नीचे नोट भी लिख लो, bonus issue is also known as capitalization of profits.
ओके, तो ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है कि शेयर होल्डर को इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके नाम पे नए शेयर्स आते हैं और उसके जेब में से कुछ भी नहीं जाता है, तो एज गुड एज उसका कॉस्ट वो शेयर्स का जीरो है। सो दैट इज वाई सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नंबर अकाउंट, जो नंबर का कॉलम होता है उसमें नंबर बढ़ाया जाएगा, कॉस्ट कुछ भी नहीं है उस शेयर्स की। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन इस चैप्टर के लिए नॉट रेलेवेंट। कंसेप्ट पूरा क्लियर, जाना है आगे? मैम एग्जाम्पल इतना नहीं है ना? एग्जाम्पल नहीं है, मत लिखो, ये तो सिर्फ ऐसे ही समझने के लिए था। ओके ओके चलो, सो अभी सम करते हैं, एक इलस्ट्रेशन करते हैं मॉड्यूल में से वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज का। आ जाओ इलस्ट्रेशन 2 पे। ये जो भी पहले की थ्योरी है ये सारी मैंने कवर कर ली है, उसके ही चार्ट्स बना रहे हैं हम। क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करेंगे, फिर फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलो, ऑन 1st April 2011 मिस्टर कृष्णमूर्ति परचेज 1000 इक्विटी शेयर्स। अब एकदम क्लिक होना चाहिए कि ये वेरिएबल बेयरिंग आ गया। ऑफ ₹100 ईच इन 10 को 1000 क्वांटिटी खरीदी है, ऑफ ₹100 ईच, ये फेस वैल्यू है। एट ₹120 ईच, खरीदा कितने में? 120 में। फ्रॉम अ ब्रोकर, एक ब्रोकर से खरीदा है, हु चार्ज्ड 2% ब्रोकरेज, ठीक है। ही इनकर्ड 50 पैसे पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर फीस। ओके, और क्या है ये? ही इनकर्ड 50 पैसे पर ₹100, मतलब हर 100 रुपीज पे उसे 50 पैसे एडिशनल पे करने पड़े। किस चीज के? एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प्स। कुछ शेयर ट्रांसफर जब होता है तो वो करवाने के लिए उसे हर 100 रुपीज के पीछे 50 पैसा पे करना पड़े। ओके, ऑन 31st Jan 2012, ओके, बोनस वॉज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम ये बोनस डिक्लेयर हुआ है इन द, वो तो समझ गया, लेकिन ये रेशियो ऑफ 1:2 का मतलब क्या होता है? ओके, जब भी आपको बोनस के केस में ऐसा रेशियो दिया जाता है लाइक 1:2, तो उसको पढ़ना कैसे, समझना कैसे होता है? इट मीन्स 1 बोनस शेयर ओके फॉर एवरी 2 shares held। ओके, मतलब आप जितने भी शेयर्स होल्ड कर रहे हो उसके प्रपोर्शन में आपको कितने शेयर्स मिलने वाले हैं? बोनस शेयर्स। मतलब क्या है यहाँ पे? सिंपल, ये क्या बोल रहे हैं कि हर 2 शेयर्स, अगर आपके पास 2 शेयर्स है तो आपको कितना मिलेगा? 1 बोनस शेयर मिलेगा। सो फॉर एवरी 2 शेयर्स विच यू हेल्ड यू विल गेट 1 बोनस शेयर। सो ये रेशियो का मतलब क्या होता है कि ये जो 2 होता है वो बताता है कि आपके पास कितने शेयर्स होने चाहिए और उतने शेयर्स के लिए आपको कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे। सो फॉर एवरी 2 शेयर्स है यू विल रिसीव 1 शेयर। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ 3:10, इसका मतलब क्या है? आप कैसे रीड करोगे इसे? for every 10 shares you will receive 3. Right. So if you have 10 shares, for every 10 shares which you hold, you will receive 3 as bonus shares. इसे पढ़ना कैसे है, समझा? Yes ma'am. Yes? Yes ma'am. Okay. अब वो बोल रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स। ओके, अब आप बोलोगे मैम और एक नया वर्ड, रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स। ये चैप्टर में बहुत नए वर्ड सीखे हैं हमने। The shares were quoted at ₹175 per share and 90 per share respectively. रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है देखते हैं। See,
जैसे इस केस में या कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज 1 अप्रैल को रिलायंस आके अनाउंस करता है कि हम बोनस देने वाले हैं, सो फॉर एवरी 2 शेयर्स है यू विल गेट 1 शेयर एज बोनस शेयर। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना, इस केस में 1 अप्रैल को उन्होंने बोला है कि जिसके पास भी 2 शेयर होंगे ना उसको 1 शेयर बोनस करके दिया जाएगा। अब शेयर मार्केट में जब आप देखोगे वो मार्केट प्लेस ऐसे होता है जिसपे ऑनलाइन कंटिन्यूअसली बाइंग सेलिंग होता है, तो उस केस में कंफ्यूजन हो जाएगा कि जैसे देखो 1 अप्रैल को उन्होंने अनाउंस किया एंड इमीडिएटली ऐसे क्या हो गया कि वहां से काव्या ने शेयर सेल किया, मैंने खरीदा। अब कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम फिर मुझे बोनस मिलेगा आपको मिलेगा, किसको मिलेगा? सो कंटिन्यूअसली ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं शेयर मार्केट में, तो उस केस में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि एलिजिबिलिटी किसकी है ये बोनस की, किसको मिलेगा ये बोनस। इसके लिए ना एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या बोला जाता है, वो बोलते हैं 1 अप्रैल को बोलते हैं कि रिलायंस बोनस देने वाला है, जो भी बंदे के पास 2 शेयर्स रहेंगे उसको 1 बोनस मिलेगा। लेकिन वो एक डेट भी अनाउंस करते हैं, सपोज वो डेट बोलते हैं 10 अप्रैल। इसका मतलब क्या होता है, वो बोल रहे हैं कि हम 10 अप्रैल को देखेंगे, 10 अप्रैल को हमारे पास जो जो लोग हमारे हिसाब से होंगे शेयर होल्डर, हम उनको हर 2 शेयर्स के पीछे 1 शेयर देंगे। सो दिस डेट, दैट इज डेट ऑन विच शेयर होल्डर्स का नाम देखा जाएगा कि कौन लोग एलिजिबल है वो बोनस देखने के लिए, मिलने के लिए, उसे बोला जाता है रिकॉर्ड डेट। तो रिलायंस क्या बोलेगा 1 अप्रैल को कि हम बोल रहे हैं कि 10 अप्रैल को जिसके पास भी रिलायंस के शेयर्स होंगे उन्हें हर 2 शेयर के पीछे 1 शेयर मिलेगा। तो तुम्हारा जो भी बाइंग सेलिंग है, जो भी है भाई तुम लोग कर लो, हम पहले ही बता रहे हैं 10 अप्रैल को हमारे उधर जिसके नाम का शेयर होगा उसको मिलेगा। सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन कि हमने 1 तारीख को अनाउंस किया और फिर 1 तारीख को किस किस को मिलेगा, ट्रांजैक्शंस अभी तक हो रहे हैं, मैंने अभी तक शेयर 1 तारीख को बेचा है उसको मिला नहीं है, 2 दिन बाद मिलेगा, किसको मिलेगा, ये सब कंफ्यूजन न हो करके। सो रिकॉर्ड डेट इज अ डेट विच इज अनाउंस्ड that on that date जिसके भी नाम पे whoever will be shareholder in the books of company, that person will be eligible to receive the bonus share. Is this clear कि record date क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, no, everybody else? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes? Okay. अब देखते हैं उन्होंने क्या बोला है, बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट। जैसे जो रिकॉर्ड डेट था उसके पहले, जैसे हमारे केस में 10 अप्रैल था राइट, तो 10 अप्रैल के पहले वो शेयर की प्राइस थी 175। ओके, और जैसे रिकॉर्ड डेट खत्म हो गया, जैसे 10 अप्रैल खत्म हो गया, वो शेयर की प्राइस 90 हो गई। ये क्यों ऐसे शेयर की प्राइस में इतना, रिकॉर्ड डेट के पहले मैम 175 थी, बाद में 90 क्यों हो गई? ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, हम इसके बारे में बात करेंगे प्रोबेबली जब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि रिकॉर्ड डेट के पहले वो शेयर की प्राइस 175 चल रही थी, रिकॉर्ड डेट के बाद 90 हो गई। ओके, ऑन 31 मार्च 2012 मिस्टर कृष्णमूर्ति सोल्ड बोनस शेयर्स टू अ ब्रोकर। ओके, उन्होंने बोला है कि कृष्णमूर्ति ने वो जो बोनस शेयर्स मिले उन्होंने बेच दिए एक बंदे को, एंड बेचते वक्त he charged a brokerage of 2%। ठीक है, अब हमें बोला है शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णमूर्ति हु हेल्ड द शेयर्स एज करंट एसेट्स। बता दिया है कि वो शेयर्स कैसे हेल्ड कर रहे हैं, करंट एसेट्स करके। एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। ये तो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, कभी कभी वो देते भी नहीं थे, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टेड टू नो कि अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है तो बैलेंस शीट डेट पे उनकी वैल्यू क्या चाहिए, कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। तो हमें इसका अकाउंटिंग देखना है, डरो मत, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब देखो इधर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ड्रॉ करते वक्त डेट आएगी, पर्टिकुलर्स आएगा, नंबर आएगा और सिर्फ कॉस्ट
वाला कॉलम आएगा। डिविडेंड वाला कॉलम यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि से हमें पता है कि डिविडेंड स्टोरी में कब आता है, एंट्री में, जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हो, जब डिविडेंड का राइट टू रिसीव हो। यस और नो? यस मैम। यस। यहाँ पे क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में कुछ भी बात किया हुआ है क्या? नो मैम। तो डिविडेंड के बारे में कुछ अकाउंटिंग ही करना नहीं है तो डिविडेंड का कॉलम क्यों बना है? करेक्ट। तो यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फॉर्मेट क्या फॉलो होगा देखो। चलिए यहाँ पे नहीं, मैं फ्रेश पेज लेती हूँ। यहाँ पे कंसेप्ट हम ओके। सो यहाँ पे आएगा इन द बुक्स ऑफ कृष्णमूर्ति मिस्टर कृष्णमूर्ति रेड्डी। ओके। फिर नीचे लिखेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके। फॉर द पीरियड लिख लो। कौन से पीरियड के लिए ड्रॉ करने के लिए बताया क्वेश्चन में? देखो देखो 1 अप्रैल को एक ट्रांजैक्शन है और 31 मार्च को भी है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ईयर। पूरा ईयर कवर करना है। सो फॉर द पीरियड from 1st April 2011, not necessarily, to 31st March। और इन्वेस्टमेंट का डिस्क्रिप्शन लिख लो। हर एक, मैंने आपको बताया है, हर अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अकाउंट बनता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये अकाउंट कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए बना है? सो दिस इज इक्विटी शेयर्स। कौन से कंपनी के इक्विटी शेयर्स है ये? इन टेल्को लिमिटेड। सो इक्विटी शेयर्स ऑफ टेल्को लिमिटेड। ये पूरा हमारा हेडिंग हो गया। अब हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। कॉलम्स क्या आने वाले हैं हमारे? डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर एंड कॉस्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट। Likewise, same columns on the other side. Date, particulars, number and amount. डन मैम। डन। मैं जो स्क्रीन पे लिख रही हूँ वो पढ़ने आ रहा है? यस मैम। आई होप कैलकुलेटर्स लेके ही बैठे हो। एक सेकेंड।
चलो कैलकुलेटर ले लिया मैंने भी, कर देते स्टार्ट। वापस पढ़ेंगे। पहले 1 अप्रैल को कृष्णमूर्ति परचेस्ड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 फेस वैल्यू है। 120 में खरीदा है, ब्रोकर को ब्रोकरेज पे किया है 2% और कुछ 50 पैसे पे किए हैं पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर स्टैम्प्स। ठीक है, तो कोई भी हो वेरिएबल वाला इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई है। इन्वेस्टमेंट जब खरीदेंगे तो हम एंट्री क्या मारेंगे यहाँ पे बताओ? बताओ सिंपल, वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट खरीदी है, क्या एंट्री आएगी? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट टू बैंक। यहाँ पे डिविडेंड को अलग करो, एक्स कम, कोई लफड़ा ही नहीं है यहाँ पे तो चलो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट। कितने शेयर्स खरीदे हैं? 1000। अब उनकी कॉस्ट निकालनी है। ओके, मुझे बताओ कॉस्ट के लिए वर्किंग नोट बनाऊं या डायरेक्टली कर दूं कि 1000 खरीदे हुए हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय 120? ब्रोकरेज भी पकड़ना पड़ेगा। यस, बनाओ वर्किंग नोट। सो वर्किंग नोट आएगा कैलकुलेशन ऑफ राइट। सो आएगा वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स purchased on 1st April। ओके, सबसे पहले कॉस्ट में क्या आएगा? परचेज प्राइस। सो परचेज प्राइस है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 120। ₹1,20,000। ओके, हमें पता है कि कॉस्ट में क्या क्या आता है, एक्विजिशन कॉस्ट आता है। तुम यहाँ पे ऐड करेंगे ब्रोकरेज। कितना ब्रोकरेज दिया है क्वेश्चन में? 2% ब्रोकरेज, राइट। सो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 2%। 2400 आ रहा है, करेक्ट? यस, ओके, हो गया क्या? स्टैम्प का राइट, वो ट्रांसफर के लिए जो कॉस्ट इनकर किया है वो भी तो एक्विजिशन कॉस्ट है ना। जब तक वो शेयर ट्रांसफर के लिए आप फीस नहीं पे करोगे, आपके नाम पे वो शेयर कैसे होंगे? तो वो भी एक्विजिशन कॉस्ट का हिस्सा है। सो वी शुड इंक्लूड हियर फीस और कॉस्ट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर स्टैम्प्स। शेयर्स ट्रांसफर स्टैम्प्स, इसका हमें कॉस्ट करना होगा। कितना है कॉस्ट? हर 100 रुपए के पीछे आपको 50 पैसे पे करने पड़ते हैं। निकालो कॉस्ट कितना आता है। फॉर एवरी 100 रुपीज यू विल हैव टू पे 50 पैसा, तो कितना आएगा? बोलो रे। हम ब्रोकरेज इंक्लूड करके निकालते नहीं, अभी देखो गुड क्वेश्चन, ये बहुत लोगों को क्वेश्चन आएगा कि मैम ब्रोकरेज पकड़ के कैलकुलेट करके या बिना।
सी यूजुअली ये शेयर्स को ट्रांसफर करने का कुछ खर्चा है, राइट? सो इसमें से ब्रोकरेज किसका होता है? ब्रोकरेज ब्रोकर का होता है। ये जनरली शायद से कंपनी पैसा लेगी, तो उस केस में कंपनी वो शेयर्स की जो बेसिक सेलिंग प्राइस है उस पे कैलकुलेट करेगी, ब्रोकरेज पे नहीं करेगी। तो बेसिक प्राइस कितनी है? 1,20,000। हर 100 के पीछे 50 पैसा, सो डिवाइडेड बाय 100। ओके, अभी वो हो गया। अब मल्टीप्लाइड बाय 0.50, क्योंकि 50 पैसे। 600 आ गया क्या आप लोगों का? 600। सो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 1,23,000 हो गया क्या? यस मैम। यस, 1,23,000। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब वर्किंग नोट बनाई है ना, रेफरेंस दिया करो, रेफर वर्किंग नोट 1, कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये शेयर्स हमें टोटल कितने में मिले? 1,23,000। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? मैम वो 600 कैसे आया, मतलब 600 कैसे आया, ऐसा कुछ लोगों का डाउट आ रहा है। सी, आपने शेयर्स खरीदे हैं 1,20,000 रुपए में, करेक्ट? यस मैम। हर 100 रुपए के पीछे आपको 50 पैसे पे करने हैं। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको पता चलेगा उसमें कितने हंड्रेड्स आ गए। यस मैम। मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ओके ओके, यस मैम। ओके, जाना है आगे इधर तक? क्लियर? यस मैम। यस, ओके, चलो लेट्स गो अहेड। अब क्या बोला है? ऑन 31st Jan 2012 बोनस वाज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, उन्होंने बोनस डिक्लेयर किया 1:2 के रेशियो में। अब उन्होंने आगे ये भी बोला है कि बोनस डिक्लेयर करने के पहले, मतलब वो रिकॉर्ड डेट, बोनस डिक्लेयर नहीं, रिकॉर्ड डेट के पहले शेयर की इतनी प्राइस थी, रिकॉर्ड डेट के बाद इतनी, ऐसे कुछ बताता हूँ। पहले तो हमने ये निकालना चाहिए कि हमें कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे। यस और नो? यस मैम। कितने बोनस शेयर मिलेंगे, निकालो। 500, क्योंकि अगर हर 2 शेयर के लिए 1 शेयर मिलता है, सो 1000 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 500 शेयर्स। यस, आधा मिल रहा है ना, देखो ना, 2 के लिए 1 मिल रहा है, तो 1000 के लिए 500 मिलेगा। अब ये जो 500 मिलेगा, हमारे जेब से कुछ जाएगा? नो मैम। हमें कुछ भी कॉस्ट है? नो मैम। हमने क्या देखा? हम इसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे 2012 जनवरी 1 2 बोनस शेयर्स। ये कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ हमें नंबर कॉलम में दिखाना पड़ेगा कि शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ गई, वो मैं लिख रही हूँ। और एक ही सेकेंड, हाँ, मैं जरा एक ही मिनट में। ओके, इधर तक सबका हो गया और क्लियर है? यस, यूजुअली इसका वर्किंग नोट आप बना सकते हो, बट एग्जाम में टाइम कम है, तो और ऐसा सिंपल कैलकुलेशन है तो नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब आगे जाते हैं। अब उन्होंने बोला है, अब ये जो इंफॉर्मेशन दी थी कि रिकॉर्ड डेट के पहले वो शेयर का प्राइस क्या था, बाद में क्या है, फिलहाल तो उसका कुछ यूज नहीं दिख रहा है, आगे देखते हैं। वो बोल रहे हैं 31 मार्च 2012, ओके, साल के आखिरी दिन पे, मिस्टर कृष्णमूर्ति सोल्ड बोनस शेयर्स टू अ ब्रोकर हु चार्ज्ड 2% ब्रोकरेज। ठीक है, हमें पता है कि उनको जो शेयर्स मिले थे, बोनस शेयर्स 500 शेयर्स इन शॉर्ट, वो उन्होंने बेच दिए। ओके, लेकिन कितने में बेचे कुछ बताया ही नहीं है। क्या करेंगे फिर, एंट्री कैसे मारेंगे?
बताओ, शेयर्स बेचे हैं ये बताया है, कितने दिन मतलब कितने रुपए पे बेचा है वो कुछ बताया नहीं है, तो क्या करेंगे अभी? मैम वो रिकॉर्ड डेट की पहले की प्राइस और बाद में की प्राइस दी है ना। हाँ देखो, उन्होंने क्या बोला है, रिकॉर्ड डेट के पहले और बाद की प्राइस दी है। अब हमें पता है कि बोनस कब हुआ होगा, 31 जैन। रिकॉर्ड डेट अराउंड उसके आजू बाजू होगा, फरवरी में वगैरह कुछ 5-6 दिन बाद। और एक बार रिकॉर्ड डेट हो गई, ओके, तो उसके बाद शेयर की प्राइस 90 है। अब हम अज्यूम करेंगे कि वो कांस्टेंट रही, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा हमारे पास। हमें बस इतना देखना पड़ेगा कि 31 मार्च ये रिकॉर्ड डेट के बाद में ही आया होगा और तब शेयर 90 पे चल रहा था, तो उसकी सेलिंग प्राइस 90 होगी, और कोई ऑप्शन है नहीं। सो वील हैव टू टेक प्राइस एज ₹90। अब डायरेक्टली 90 से एंट्री मारूं या कुछ करना चाहिए? ब्रोकरेज माइनस करना पड़ेगा। जाओ वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट 2, क्या है ये, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स प्रोसीड्स 31 मार्च वाला सेल। ओके, सो हम क्या लेंगे, ग्रॉस सेलिंग प्राइस कितनी थी, ग्रॉस अमाउंट कितनी थी? ग्रॉस हमने 500 शेयर्स बेचे हुए थे। वो कैसे बताया, क्योंकि उन्होंने बोला बोनस शेयर्स सारे बेच दिए, मतलब 500 क्वांटिटी बेची हुई है 90 में। सो ये तो आ गया 45,000। अब इसमें ब्रोकरेज ऐड करूं ना, प्लस ब्रोकरेज, मैम हाँ ब्रोकरेज लेस करेंगे लेस करेंगे, ब्रोकरेज माइनस कराइए। राइट, ये समझना चाहिए कि खरीदते वक्त वो अपना कॉस्ट होता है तो हम ऐड करते हैं, बेचते वक्त उतने पैसे कम मिलेंगे तो माइनस करना पड़ेगा ब्रोकरेज, लेस ब्रोकरेज। कितना ब्रोकरेज है, वापस 2% ही है क्या? 2%। राइट, 2% ही है। सो एट द रेट ऑफ 2%, 45,000 इंटू 2%, 900, तो यह आएगा 44,100, करेक्ट? तो डायरेक्टली एंट्री मार देते हैं, डिस्पोजल की एंट्री तो हमने देखी है। अगर हमें क्लियरली डिविडेंड अलग से मिला है, ऐसे कुछ बताया नहीं है, तो सिंपल एंट्री है जो पैसे आए हैं शेयर्स के। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड पे मैंने जाके लिखा March 31 बाय बैंक अकाउंट नंबर 500 और अमाउंट 44,100। Are we clear about this? Yes, ma'am. Okay. यस मैम। Shall I go ahead? Yes, ma'am. पक्का आगे जाऊँ मैं? यस मैम। Yes. ओके, तो आगे मैंने क्या करना चाहिए बताओ? अब तो हो गया ट्रांजैक्शन, बोला ऑन 31 मार्च हो गया, सेल हो गया। मैम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे ना। प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, कहीं पे भी सेल हो प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, वरना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस पड़ा रहेगा, हटाना पड़ेगा वो यहाँ से। चलो, सो हम लिखेंगे वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। मैम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ना? ओके, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे डायरेक्ट करेंगे? मैम बोनस शेयर्स था वो, हाँ उसका कुछ भी खर्चा नहीं रहेगा ना, हम डायरेक्ट उसे राइट। टू पी एंडल तो ट्रांसफर। सी कैसे लग सकता है कि मैम देखो बोनस शेयर्स बेचे, करेक्ट? सो उस केस में बोनस केस का कॉस्ट हमने कितना बताया, 0। तो हमने जितने में भी बेचा कंप्लीट प्रॉफिट है, तो आप क्यों वर्किंग नोट बना रहे हो?
ये डाउट्स आ सकते हैं, करेक्ट? Yes. उन्होंने ये बताया हुआ है कि उन्होंने बोनस शेयर्स बेचे हैं, उसका मतलब कि 500 क्वांटिटी बेची हुई है, जो शेयर्स बोनस में मिले हुए थे जितने शेयर्स, विच इज 500। बट प्लीज अंडरस्टैंड, हमने एवरेज कॉस्ट लेना चाहिए। ओके, ये एकदम अच्छी तरीके से याद रखो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, येट अनदर पॉइंट वेर यू ऑफन गो रॉन्ग। यही लगता है कि मैम बोनस है, कॉस्ट तो जीरो और जितना भी मिला सारा प्रॉफिट। नो, सी इट इज एक्चुअली कि आपने 1,23,000 पे करके ओरिजिनल शेयर्स खरीदे, जिसके वजह से आपको बोनस मिला हुआ है। सो आपने एवरेज कॉस्ट निकालना चाहिए। यू शुड रैदर से कि 1,23,000 पे करके यू हैव रिसीव्ड 1,500 शेयर्स। डायरेक्टली बोनस शेयर्स की वैल्यू जीरो ऐसे निकालना बराबर नहीं होता है। हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं इस केस में भी। और एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है कि टोटल कॉस्ट कितना है 1,23,000, और 1,23,000 के वजह से एक्चुअली टोटल 1,500 शेयर्स मिले हुए। तो उस केस में बोनस शेयर का भी कुछ कॉस्ट आता है। इसको समझने के या इंटरप्रेट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। एक इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऐसे आता है कि इट इज बिकॉज यू पेड फॉर द अर्लियर शेयर्स, यू रिसीव्ड दिस शेयर्स। सो एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स इज, जितने भी हमने पहले कॉस्ट पे किया है वो कॉस्ट एक्चुअली डिवाइड होना चाहिए जो 1000 खरीदे वो प्लस 500 पे, एंड दैट इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ, दैट इज हाउ यू शुड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स। ओके, बोनस शेयर्स बोलने के लिए ये फिलहाल हमने कुछ भी नहीं पे किया है उसके लिए, बट इट इज बिकॉज कि पहले आपने वो शेयर्स खरीदे रखे थे तब आपको जाके बोनस मिला। समझ रहे हैं ये कंसेप्ट? यस। इसके लिए ये हमेशा गार्ड बांध लो कि बोनस शेयर का कॉस्ट जीरो ऐसे नहीं पकड़ते हैं प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते वक्त। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते वक्त हम एवरेज कॉस्ट लेते हैं, जिसमें हम सारे पहले परचेज का कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी में बोनस की भी क्वांटिटी ऐड करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं तो रेड पेन में बोल्ड में लिख दो। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा नेट इनकम, नेट सेल प्रोसीड्स कितना था 44,100, एंड कॉस्ट ऑफ शेयर्स निकाला जाएगा कि 1,23,000 एक्चुअली हमने पे किया था, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस पेमेंट वी रिसीव्ड दोज बोनस शेयर्स। सो दैट इज वाई बोनस शेयर्स का कॉस्ट जीरो ना मानते हुए ये 1,23,000 को सारे शेयर्स पे डिवाइड करना चाहिए। सो 1,23,000 डिवाइडेड बाय 1,500 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 500। 41,000। करेक्ट, 41,000। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है। 41,000 की चीज आप 44,100 में बेच रहे हो, आपको 3,100 का प्रॉफिट हो रहा है। इसकी एंट्री क्या आती है बताओ? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L। करेक्ट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये प्रॉफिट पड़ा होगा, वहां से हटा दो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में दिखेगा। सो मार्च 31 को ये आएगा टू P&L अकाउंट 3,100। अब जाना है क्या आगे? और रेफरेंस दे दो आपका वर्किंग नोट नंबर कितना आ रहा है 3। आगे क्या है अभी? अब तो कुछ है नहीं, वो क्लोज हो रहा है। ओके, अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब आप क्लोज करोगे, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, जब आप ये क्लोज करोगे
तो हमें देखना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट फिलहाल तो कॉस्ट पे दिख रहा है। हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये सिंस ये करंट इन्वेस्टमेंट है तो वो कितने पे दिखना चाहिए, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो वर्किंग नोट 4 बना के चेक करना पड़ेगा कि फिलहाल इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कॉस्ट दिख रहा है वो कितना है, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, और अगर फेयर वैल्यू लोअर है तो हमें इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस, ओके। सो फोर्थ पे आ जाओ, वर्किंग नोट 4। कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। कॉस्ट कितना दिख रहा है अभी, निकालो, हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से पता चल जाएगा। 1,23,000 प्लस 3,100 माइनस 44,100, 82,000 दिख रहा है। 2,000। यस मैम। राइट, सो हम यहाँ पे आ जाएंगे अमाउंट में 82,000। फेयर वैल्यू देखते हैं। सी, फेयर वैल्यू के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है और उसे फिर उसकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल देखो 1500 शेयर्स थे, लेकिन उसमें से 500 बेच दिए तो माइनस 500, सो हमारे शेयर्स कितने हैं, 1000। अब 31 मार्च को उसका फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस कितनी है, 90। हम तो 90 ले रहे हैं, स्पेसिफिकली कुछ दिया नहीं है क्योंकि, सो इट विल बी 1000 इंटू 90 मतलब 90,000। किस पे दिखना चाहिए, कॉस्ट और फेयर वैल्यू पे? कॉस्ट पे। फिलहाल कॉस्ट ही दिख रहा है, तो कुछ एंट्री मारने की जरूरत है क्या? नो, सो विल राइट सिंस cost is lesser than fair value, investments must be shown at cost। ठीक है, तो अकाउंट्स अभी क्लोज कर देते हैं। ये 1500 आएगा, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे 1500, 1000, 126, 100, 126, 100, आपका बैलेंस है 82,000। आर वी क्लियर? यस मैम। यस मैम। सो ये पूरा कंसेप्ट कि वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज का अकाउंटिंग कैसे होता है, डिविडेंड का एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ सेल, एंड मीनिंग ऑफ बोनस, अकाउंटिंग ऑफ बोनस इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, एंड इस सम का इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप यहाँ पे लिखोगे, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स is not to be taken as zero while calculating profit / loss। एवरेज कॉस्ट लेते हैं क्योंकि इट इज बिकॉज वो पहले खर्चे किए हुए हैं, आपको वो शेयर्स मिले हुए हैं, राइट? तो और इसलिए प्लीज समझो,
उन्होंने बोला है कि बोनस शेयर्स बेचे हुए हैं, सारे शेयर सेम दिखते हैं, सो आइडियली जितना भी कॉस्ट है वो सारे क्वांटिटी पे डिवाइड करके हर एक शेयर का कॉस्ट निकालना चाहिए, देन इट मेक सेंस। समझ रहा है क्या ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से? यस मैम। ओके, तो ये क्वेश्चन और ये कंसेप्ट क्या सबको क्लियर है? यस मैम। यस। यस मैम। अब बस और एक चीज है कि इस चैप्टर में अभी एक ही कंसेप्ट रह गया है, दैट इज जब आपके पास शेयर्स होते हैं ओके, तो कुछ राइट शेयर्स करके भी कंसेप्ट होता है। सो बेसिकली राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है, इसका अकाउंटिंग क्या होता है, ये एक अलग कंसेप्ट है, थोड़ा बड़ा है। सो हम क्या करेंगे, आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, कल फ्रेश राइट शेयर्स का कंसेप्ट पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। दिस इज द लास्ट कंसेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, बस जैसे प्रॉब्लम्स है ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म करने हैं ना। जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो हम चेक करेंगे, विल चेक इट टुमारो, डोंट वरी। यू हैव, आज आपको इलस्ट्रेशन 3 होमवर्क है, क्योंकि एग्जैक्टली सिमिलर है इलस्ट्रेशन 2 से, और इलस्ट्रेशन 4 भी होमवर्क है। 3 and 4 are exactly similar to illustration 2. तो एज आई ऑलवेज से डू नॉट रेफर आंसर्स, क्योंकि आप स्टडी मटेरियल में से कर रहे हो ये, तो आपको नीचे आंसर्स दिख जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल देखना मत। आप क्वेश्चन पढ़ो, आप सॉल्व करो, चेक भी मत करो, छोड़ दो, मैं चेक कर दूंगी क्लास में। बट अगर आप आंसर्स देख रहे हो तो मैं अब भी बोल रही हूँ, जैसे फाउंडेशन में बोलती थी, यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल, डू नॉट डू दैट। क्वेश्चन पढ़ो, आपको जो समझा है वो एंट्री मारो, क्लोज करो, क्लास में चेक करेंगे, गलत आ गया तो मार्क कर लेंगे और समझ लेंगे। बट देख देख के सॉल्व करोगे तो सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा टेम्पररी कि हाँ बाबा कुछ तो आ रहा है, एग्जाम में इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाओगे। सो डू नॉट डू दैट। ओके, सो आज का लेक्चर क्लियर, होमवर्क्स क्लियर, होमवर्क्स कल चेक करेंगे, डोंट वरी। शैल वी स्टॉप फॉर टुडे? Yes, so let's stop.